आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में तुम्हें सभी 9 हाशिरा की बैक स्टोरी जानने को मिलेगी और पता चलेगा कि वो हाशिरा कैसे बने। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, इसीलिए जो भी महान पुरुष या फिर महिला इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनको मिलेगा मेरी तरफ से ये नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम ओटाकू यूनिवर्सिटी। और अगर तुमको भी ये सर्टिफिकेट चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो अब इस इंट्रो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए करते इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं विंड हाशिरा सानमी शिनाजुगावा की। सानमी के पेरेंट्स के टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें सानमी सबसे बड़ा था। सानमी के फादर बहुत अब्यूजिव थे और वो उनकी मम्मी को और अपने सभी बच्चों को बहुत मारा करते थे। लेकिन एक दिन सानमी के फादर का कोई खून कर लेता है और सानमी ठान लेता है कि अब वो अपनी मदर को और अपनी बाकी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करेगा। एक दिन सानमी की मदर काफी देर तक घर नहीं वापस लौटती। इस चीज से सानमी परेशान होकर अपनी मदर को ढूंढने बाहर जाता है, बट सानमी की मदर एक डीमन बन चुकी होती है और वो घर पहुंच के अपने 5 बच्चों को मार देती है। अब इससे पहले वो सानमी के छठे भाई गेनिया को मारती, सानमी उसकी मदर को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और खुद भी अपने हाथ में चाकू लेकर बाहर चला जाता है और उसके बाद वो अपनी मदर को बाहर मार देता है। जब गेनिया बाहर स्ट्रीट में जाता है तब वो देखता है कि सानमी ने उनकी मदर को मार दिया है। गेनिया को ये लग रहा था कि जिसने उसके घर पे अटैक किया है वो कोई जंगली जानवर था। गेनिया को ये बात पता नहीं थी कि उसकी मदर ने ही डीमन बनकर उन पे अटैक किया था। ये बात पता ना होने की वजह से गेनिया सानमी पे चिल्लाता है और उसको मर्डरर बोलता है और अपनी ही मदर को अपने हाथों से मारने की वजह से सानमी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और इसके बाद वो गेनिया से भी बहुत दूर चला जाता है। अब सानमी का सिर्फ डीमंस को मारना ही पर्पस बन गया था। अब चाहे वो डीमंस को मारते मारते खुद ही मर जाता तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता। सानमी के पास तो निचुरिन स्वॉर्ड भी नहीं थी, फिर भी वो डीमंस को मारने निकल पड़ा था। वो रात को डीमंस को ट्रैप करता था और जब सुबह होती थी तो डीमंस खुद ही धूप की वजह से मर जाते थे। ये काफी ज्यादा रिस्की तरीका था और इसको यूज करते करते सानमी कब का मर जाता। बट सानमी के ब्लड में एक अलग सा अरोमा था जिससे डीमंस इंटॉक्सिकेट हो जाते थे। ऐसे ही एक दिन वो मासाचिका कियोमिनो से मिलता है जो कि एक डीमन स्लेयर होता है और वो सानमी को भी ट्रेन करता है और इसके बाद सानमी भी डीमन स्लेयर बन जाता है। एक दिन उन दोनों का सामना लोअर मून 1 से होता है और वो दोनों किसी तरह लोअर मून 1 को हरा देते हैं। लेकिन लोअर मून 1 से लड़ते टाइम मासाचिका की डेथ हो जाती है एंड लोअर मून 1 को मारने की वजह से सानमी हाशिरा की पोजीशन के लिए प्रमोट हो जाता है। अब अगली बैक स्टोरी मैं तुमको बताने वाला हूँ वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका की। ग्यू के बचपन में ही उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और वो बचपन में अपनी बड़ी बहन के साथ रहा करता था। जब उसकी बहन की शादी होने वाली थी उसके एक दिन पहले ही उनके ऊपर एक डीमन अटैक कर लेता है एंड ग्यू को बचाने के लिए उसकी बहन खुद को सेक्रीफाइस कर लेती है। ग्यू अपनी बहन की डेथ के बाद सबको ये बताने की कोशिश करता है कि उसकी बहन को एक डीमन ने मारा है, बट कोई भी ग्यू की बात में भरोसा नहीं करते हैं और समझते हैं कि ग्यू मेंटली इल है और उसको फिर एक डॉक्टर के पास भेज देते हैं। लेकिन ग्यू बीच रास्ते में ही भाग जाता है और भागते भागते एक माउंटेन तक पहुंच जाता है, लेकिन उस माउंटेन में ग्यू भटक जाता है। लेकिन ग्यू की किस्मत अच्छी थी कि वहां पर उसको एक हंटर मिल जाता है और वो हंटर ग्यू को वहां से बचा के साकोंजी से मिलाता है एंड फिर साकोंजी ग्यू को ट्रेन करने का डिसीजन लेता है और ऐसे ग्यू की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वहां पर ग्यू की दोस्ती उसके एक सेम उम्र के लड़के के साथ हो जाती है जिसका नाम साबितो होता है। और फिर जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब ये साथ में माउंट फुजिकासाने में जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। वहां पर ग्यू शुरुआत में ही इंजर्ड हो जाता है बट साबितो अकेले ही सभी डीमंस पे भारी पड़ रहा था। उसने वहां लगभग सभी डीमंस को मार दिया था बट एंड में वो हैंड डीमन के हाथों मारा जाता है और 1 वीक बाद जब ग्यू को होश आता है तब उसको पता चलता है कि साबितो मर गया है और इस सिलेक्शन में साबितो के अलावा और किसी की भी जान नहीं गई थी। ये सुनकर ग्यू काफी ज्यादा उदास हो जाता है एंड खुद के अंदर डाउट्स डेवलप कर देता है क्योंकि उसने इस इलेक्शन में एक भी डीमन को नहीं मारा था। वो खुद को इस इलेक्शन में पास होने के काबिल नहीं समझ रहा था। बट हम सबको ये बात पता है कि आगे चल के ग्यू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा बनता है। अब बात कर लेते हैं स्टोन हाशिरा ग्योमी हिमिजिमा की। डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने से पहले ग्योमी 9 बच्चों के साथ रहता था और वो सभी 9 बच्चे अनाथ थे और वो सभी एक टेंपल में रहा करते थे। उस एरिया में डीमंस के अटैक का खतरा हमेशा रहा करता था, इसीलिए उन्होंने वहाँ एक रूल बनाया था कि सनसेट के बाद बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। और ग्योमी टेंपल के बाहर वेस्टीरिया फ्लावर भी रखा करता था और जिनको नहीं पता कि वेस्टीरिया फ्लावर क्या होते हैं
वो समझ लो कि डीमंस मच्छर की तरह है और वेस्टेरिया फ्लावर मॉर्टिन की तरह है। सब कुछ ग्योमी की लाइफ में एकदम बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक बच्चा सनसेट के बाद भी टेम्पल के बाहर रह जाता है और वहाँ पर उस बच्चे को एक डीमन मिल जाता है और खुद को उस डीमन से बचाने के लिए वो बच्चा उस डीमन के साथ एक डील करता है कि मुझे छोड़ दो और बाकी टेम्पल के बच्चों को और ग्योमी को खा लो। बट वेस्टेरिया फ्लावर की वजह से वो डीमन टेम्पल के अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए वो बच्चा वेस्टेरिया फ्लावर को भी टेम्पल के बाहर से हटा देता है और अब वो डीमन टेम्पल के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो टेम्पल में घुसता है वो 4 बच्चों को एकदम ही मार देता है और डीमन से डर के बाकी बचे हुए बच्चे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ग्योमी उनसे कहता है कि मेरे पीछे छुप जाओ, मैं तुमको इस डीमन से प्रोटेक्ट करूंगा। बट किसी को भी भरोसा नहीं होता है कि एक ब्लाइंड मैन उनको प्रोटेक्ट कर सकता है और उसके बाद वो डीमन 3 और बच्चों को मार देता है। अब सिर्फ एक छोटी बच्ची और ग्योमी बचे हुए थे। वो छोटी बच्ची ग्योमी की बात मानकर उसके पीछे छुप जाती है। जब वो डीमन ग्योमी को मारने आ रहा होता है तब ग्योमी भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और ग्योमी उसके ऊपर तब तक अटैक करता रहता है जब तक सूरज नहीं उग जाता। और उस दिन पहली बार ग्योमी को ये रियलाइज होता है कि उसमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और अगर वो डीमन कभी उन पे अटैक नहीं करता तो शायद ग्योमी को कभी पता ही नहीं चलता कि वो कितना ताकतवर है। जब सुबह होती है तब सूरज की वजह से वो डीमन अपने आप ही मर जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर लोग आ जाते हैं और बच्चों को मरा हुआ देखते हैं। जब वो लोग उस छोटी बच्ची से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, तब वो बच्ची इतनी डरी हुई थी और इतनी कंफ्यूज थी कि वो बोलती है कि इन सब बच्चों को ग्योमी ने मारा है, ये आदमी एक मॉन्स्टर है। और फिर सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ग्योमी ने ही उन बच्चों को मारा है, क्योंकि डीमन तो सन की रेस की वजह से एशेज में कन्वर्ट हो गया था और वहाँ ग्योमी ही था जिसके हाथ खून से रंगे थे। इसके बाद ग्योमी को जेल में डाल दिया जाता है 7 बच्चों को मारने के जुर्म में। बट इससे पहले कि वो लोग ग्योमी को एग्जीक्यूट करते, वहाँ कागेया उबुया शिकी आ जाता है और वो ग्योमी को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ग्योमी बच्चों को एक अलग ही नजरिए से देखने लगा था। वो सोचने लगा था कि बच्चे वीक होते हैं, सेल्फिश होते हैं और बड़ी ही आसानी से झूठ बोल देते हैं। खैर इसके बाद ग्योमी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है और ग्योमी में इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के 2 महीने के बाद ही हाशिरा बन जाता है। अब हम बात करने वाले हैं सरपेंट हाशिरा ओबुनाए इगोरो की। ओबुनाए एक चोरों के क्लैन में पैदा हुआ था और इस क्लैन में 370 साल में पहली बार एक लड़का पैदा हुआ था। ओबुनाए के क्लैन के लोग प्रोफेशनल चोर थे। ये उन अमीर लोगों का सारा पैसा ले लेते थे जिनको ये सांप वाली डीमन मार लेती थी। वो लोग इस सरपेंट डीमन की पूजा किया करते थे। इस डीमन को बच्चे खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो लोग अपने खुद के बच्चों को सेक्रीफाइस कर देते थे अमीर बनने के लिए। ओबुनाए को बचपन से ही एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। ओबुनाए के घर वाले उस केज में हद से ज्यादा खाना रख दिया करते थे और ये ओबुनाए को बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगा करता था। एक दिन ओबुनाए अपनी केज में सो रहा था और वो महसूस करता है कि कोई उसको चुपके चुपके देख रहा है। बाद में ये चीज रोज होने लगी और ओबुनाए को हमेशा लगता था कि सीलिंग में कोई तो है। ओबुनाए इन चीजों से इतना डर जाता था कि वो ढंग से सो भी नहीं पाता था। जब ओबुनाए 12 साल का हुआ तब पहली बार उसको उस केज से निकाला गया और उसके बाद फिर उसको एक श्राइन में ले जाया जाता है और वहाँ पहली बार ओबुनाए उस डीमन से फेस टू फेस मिलता है। ओबुनाए उस डीमन को देखकर एकदम ही डर जाता है और वो ये रियलाइज करता है कि जो रोज रात को उसको सीलिंग से आवाज आया करती थी और जो उसको लगता था कि कोई उसको छुपके छुपके देख रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि यही डीमन थी। वो सरपेंट डीमन ओबुनाए को रोज छुपके छुपके इसलिए देखा करती थी क्योंकि वो ओबुनाए को खाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और वो इसलिए क्योंकि ओबुनाए 370 साल में पहला लड़का है जो इस क्लैन में पैदा हुआ है और ओबुनाए की दोनों आंखों का कलर भी डिफरेंट था। वो डीमन ओबुनाए को देखती है और कहती है कि अभी ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर मैं इसको खाऊंगी। लेकिन वो साथ ही ये भी कहती है कि ओबुनाए का मुंह बीच से काट दो और फिर वो लोग ओबुनाए का मुंह बीच से काट देते हैं और उससे खून कलेक्ट करके उस डीमन को पिला देते हैं। इसके बाद ओबुनाए को फिर से प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। अब ओबुनाए का बस एक ही मकसद था, उस कैद से भागना और अपनी जान बचाना। ओबुनाए ने बड़ी चालाकी से एक हेयर पिन चुरा ली थी अपनी ही एक रिलेटिव की वहां से और अब उसी हेयर पिन की मदद से ओबुनाए उस कैद से बाहर निकलना चाहता था। हर दिन ओबुनाए को ये डर लगा रहता था कि अगर उस डीमन को पता चल गया कि ओबुनाए भागने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके साथ क्या करेगी। इस केज में रहते रहते ओबुनाए का एक दोस्त भी बन गया था और वो था ये स्नेक जिसका नाम था काबुरा मारू। एक दिन ओबुनाए उस केज को
तोड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। बट ये बात उस डीमन को पता लग जाती है और वो ओबुनाई का पीछा करने लगती है और वो ओबुनाई को पकड़ के उसको मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लेम हाशिरा, शिनजुकू, रेंगोकू आ जाते हैं और वो उस सरपेंट डीमन को मार देते हैं। क्योंकि ओबुनाई ने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उस सरपेंट डीमन ने ओबुनाई के सारे रिलेटिव्स को मार दिया था, बट उसकी एक कजन जिंदा बच गई थी। और जब वो दोनों मिलते हैं तब वो सारा ब्लेम ओबुनाई पे डाल देती है। वो ओबुनाई को काफी बुरा भला बोलती है। वो ओबुनाई को बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम भागने की कोशिश नहीं करते तब कोई भी नहीं मरता। ये सब बातें ओबुनाई को इतना हर्ट करती है कि वो समझता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और इसी रीजन की वजह से ही ओबुनाई डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने का फैसला भी लेता है। क्योंकि अगर लोगों की जान बचाने के लिए वो खुद को रिस्क में डालेगा तो उसको लगेगा कि वो एक बेटर पर्सन है और उसका जो गिल्ट है वो कम होगा। अब नेक्स्ट हाशिरा के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन कंपलसरी ही चूज करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक वाला, पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक वाला, और अगर हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब वाला। खैर कमेंट में जरूर बताना कि तुमने कौन सा ऑप्शन चूज किया। अब बात कर लेते हैं हमारे गॉड ऑफ फेस्टिवल साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई की। टेंगेन उजुई का जन्म एक शिनोबी क्लैन में हुआ था एंड टेंगेन के 8 सिबलिंग और भी थे। बचपन से ही उनके फादर ने उन्हें इतनी हार्श ट्रेनिंग करवाई थी कि 9 में से 3 बच्चे तो 10 साल की उम्र का होने से पहले ही मर गए और जो बचे हुए 6 बच्चे थे उनको उनके फादर ने फोर्स किया एक दूसरे को मारने के लिए। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो किसके साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका फेस और उनकी आंखें मास्क के साथ कवर थी। बट कुछ टाइम बाद टेंगेन को पता लग जाता है कि उनका फादर उनको उनके भाइयों से ही लड़वा रहा है। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टेंगेन ने ऑलरेडी अपने 2 भाइयों को मार दिया था। अब 9 में से 7 बच्चे तो मर जाते हैं। अब टेंगेन और उसका छोटा भाई ही बचा हुआ था। अब इन दोनों भाइयों के अंदर उनके फादर ये बिलीव डालने की कोशिश करते हैं कि वो किसी भी इनोसेंट को मार सकते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, और उनकी वाइफ का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो उनके लिए बच्चे पैदा करे। टेंगेन के छोटे भाई का माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही बन जाता है और अब उसको उसके किसी भी भाई को मारने का दुख भी नहीं हो रहा था। इन्हीं सब चीजों की वजह से टेंगेन बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी तीनों वाइफ्स को लेकर क्लैन छोड़ देता है और कहीं दूर चला जाता है। अब तुम सब ये सोचोगे कि टेंगेन की 3 वाइफ्स क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि उसके क्लैन में 3 शादी करना कंपलसरी था, बट उनकी वाइफ्स को चूज करने का हक क्लैन के हेड को ही होता था। कुछ टाइम बाद टेंगेन कागेया उबुयाशिकी से मिलता है एंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है और टेंगेन की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए कुछ टाइम बाद वो हाशिरा भी बन जाता है। और जो साउंड ब्रीथिंग टेक्निक है वो भी टेंगेन ने खुद ही डेवलप की है। अब ये नेक्स्ट बैक स्टोरी होने वाली है लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी की। मित्सुरी के पास बचपन से ही काफी ज्यादा अनबिलीवेबल फिजिकल स्ट्रेंथ थी, इसी वजह से सभी उसकी स्ट्रेंथ देखकर बहुत हैरान हो जाते थे। मित्सुरी की मदर की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी, बट इसके बावजूद भी वो मित्सुरी की स्ट्रेंथ देखकर हैरान हो गई थी। मित्सुरी किसी नॉर्मल आदमी से भी काफी ज्यादा खाना खाती थी और मित्सुरी के बालों का कलर भी पिंक इसलिए क्योंकि उसने साकुरा मोंची नाम की डिश कुछ ज्यादा ही खा ली थी। इन्हीं सब बातों की वजह से सभी लोग मित्सुरी को एक फ्रीक समझते थे और जब मित्सुरी ने शादी करने का मन बनाया तब इन्हीं सब रीजनों की वजह से उसको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। कोई उसको उसके बालों की वजह से रिजेक्ट कर देता तो कोई उसको उसकी स्ट्रेंथ की वजह से। अब इसी रीजन की वजह से मित्सुरी ने अपने बालों को ब्लैक कलर में डाई करवा दिया और फिर वो खाना भी कम खाने लगी और अब वो प्रिटेंड भी ऐसा करने लगी थी कि जैसे कि वो वीक है। और इन्हीं सब कुछ चीज़ों की वजह से कुछ टाइम बाद मित्सुरी को एक लड़का मिलता है और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। मित्सुरी को एक डाउट हमेशा रहता था कि अगर इस लड़के को मेरी असलियत पता चल जाएगी, अगर इसको पता चल जाएगा कि मेरे बालों का कलर ब्लैक नहीं बल्कि पिंक है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ और वगैरह वगैरह, तो ये भी मुझे छोड़कर चले जाएगा। इन्हीं चीजों से परेशान होकर मित्सुरी ने ये फेक बनने का नाटक बंद कर दिया। जब मित्सुरी कागेया उबुयाशिकी से मिलती है तो वो उसको कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ तुमको गिफ्ट में मिली है तुम उसको छुपाने की जगह लोगों की मदद करने के लिए यूज करो। ये सुनकर मित्सुरी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और उसको ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद मित्सुरी फिर डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेती है। मित्सुरी ने रेंगोकू के अंडर रहकर भी ट्रेनिंग की थी और ऐसे ही उसने एक बैटल में लव ब्रीथिंग स्टाइल भी डेवलप किया था। अब तुम लोग जानने वाले हो फ्लेम हाशिरा रेंगोकू क्योजिरो की बैक स्टोरी।
रेंगोकू क्योजिरो के फादर का नाम शिंजरू था और क्योजिरो के पूर्वज सदियों से फ्लेम हाशिरा बनते आ रहे थे और रेंगोकू क्योजिरो से पहले उसके फादर ही फ्लेम हाशिरा थे। रेंगोकू भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसके फादर उसको ट्रेन करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनको पता लग गया था कि जो सन ब्रीदिंग है, जो कि ओरिजिनल ब्रीदिंग स्टाइल है, वो उसको यूज नहीं कर सकते। उनको लगता था कि रेंगोकू हमेशा कमजोर रहेगा और वो किसी दिन एक डीमन के हाथों मारा जाएगा। और दूसरी तरफ रेंगोकू की मदर ने उसे ये सिखाया था कि जो स्ट्रांग होते हैं उनका ये फर्ज होता है कि जो वीक है उनकी रक्षा करना। इसीलिए रेंगोकू ने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करके ही रहेगा। इसलिए रेंगोकू खुद से ही बहुत ट्रेनिंग करता है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है। और फिर कुछ समय बाद उसकी लड़ाई लोअर मून 1 से होती है एंड रेंगोकू उसको हरा देता है और लोअर मून 1 को हराने की वजह से वो हाशिरा के लिए प्रमोट हो जाता है। अब बारी है इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो की बैक स्टोरी जानने की। डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने से पहले शिनोबु की एक छोटी सी फैमिली हुआ करती थी जिसमें उसकी एक बड़ी बहन और मम्मी पापा थे। बट एक दिन एक डीमन का इनके ऊपर हमला होता है और वो डीमन इसके दोनों पेरेंट्स को मार देता है। वो डीमन इन दोनों बहनों को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्योमी आ जाता है और वो इन दोनों को बचा लेता है और उस डीमन को मार देता है। उसके बाद ये दोनों बहनें ये डिसाइड करती है कि जैसा आज हमारे साथ हुआ है वैसा हम किसी के साथ भी नहीं होने देंगे। इसके बाद ये दोनों डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेती है और ग्योमी के अंडर ही ट्रेनिंग लेती है। और कुछ टाइम बाद शिनोबु की बहन जिसका नाम काने कोचो था वो हाशिरा बन जाती है। बट एक दिन काने कोचो का सामना अपर मून 2 डोमा से होता है और डोमा उसकी बहन को मार देता है। इस चीज से शिनोबु बहुत ज्यादा टूट गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी शिनोबु ने हमेशा अपने चेहरे में एक स्माइल रखी और आगे बढ़ती रही। बट इस स्माइल के पीछे शिनोबु का गुस्सा छुपा हुआ है जो वो किसी को दिखाती नहीं है। एंड कुछ टाइम बाद फिर शिनोबु इंसेक्ट हाशिरा बन जाती है। अब लास्ट में हम जानने वाले हैं मिस्ट हाशिरा म्यूचिरो की बैक स्टोरी के बारे में। म्यूचिरो के फादर एक वुड कटर थे और उसका एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम यूचिरो था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उनकी मदर को एक जानलेवा डिजीज हो गया था। एक दिन बहुत ही भयानक तूफान लगा हुआ था और उसके फादर उसकी मदर के लिए उसी तूफान में बाहर दवाई लेने जाते हैं, बट एक चट्टान से गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है एंड डिजीज की वजह से फिर उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है। अब वो दोनों अनाथ हो जाते हैं। जो म्यूचिरो था वो अपने फादर की तरह ही इमोशनल और काइंड नेचर का था, बट यूचिरो काफी कोल्ड और रूड सा था। एक दिन कागया उबुयाशिकी की वाइफ अमाने उबुयाशिकी उनके पास आती है और उन दोनों को डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने का न्योता देती है। यूचिरो ये सुनकर बहुत खुश होता है और अपने भाई को भी मनाने की कोशिश करता है, बट योचिरो उनका ऑफर ठुकरा देता है। योचिरो सोचता था कि जो लोग काइंड और हार्ड वर्किंग होते हैं उनके साथ ही हमेशा बुरा होता है। अगर उनके फादर स्ट्रोम में बाहर नहीं जाते तो आज वो जिंदा होते। इसी सोच की वजह से यूचिरो इतना कोल्ड हो गया था। यूचिरो के ऐसे बिहेव की वजह से ही म्यूचिरो की उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक रात को उनके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है। यूचिरो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो अपना एक हाथ खो लेता है। वो डीमन इन दोनों भाइयों को काफी गलत चीजें बोलता है कि तुम वर्थलेस हो, तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर म्यूचिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर जो भी सामान उसके घर में उसको पड़ा हुआ मिलता है वो उस सभी सामान से उस डीमन के ऊपर अटैक करने लगता है। और ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और सूरज के उगने की वजह से वो डीमन ऑटोमेटिकली ही मर जाता है। म्यूचिरो खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो गया था, बट फिर भी वो किसी तरह खुद को घसीटते योचिरो के पास लाता है। उसका भाई अंदर प्रे कर रहा होता है कि मेरे भाई को बचा लो। कुछ टाइम बाद अमाने वहाँ पहुँचती है और देखती है योचिरो मर गया है और म्यूचिरो ही जिंदा बचा है। इस हादसे की वजह से म्यूचिरो अपनी मेमोरी लॉस कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आने के 2 महीने के बाद ही वो हाशिरा बन जाता है। तो ये थी सभी 9 हाशिरा की बैक स्टोरी। और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको मिलेगा ये नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फ्रॉम ओटाकू यूनिवर्सिटी। और कमेंट में मुझे ये बताओ कि तुमको कौन से हाशिरा की बैक स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर तुमको डीमन स्लेयर के बारे में कुछ ज्यादा ही धमाकेदार फैक्ट्स जानने हैं तो तुम मेरी ये 2 वीडियो भी ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।